हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है ये 10th क्लास के लिए होगी भाई। और 10th क्लास में हमने पहला चैप्टर शुरू कर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है संसाधन और विकास। संसाधन विकास में संसाधन की परिभाषा और विकास क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैं 10th क्लास के ऊपर बना चुका हूँ, एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें भू संसाधन पढ़ेंगे कि भूमि जो संसाधन होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखिए भाई, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। भू संसाधन। भू संसाधन मतलब क्या है कि भूमि जो है ना वो एक संसाधन है। आप लोगों को पता ही है, जो भी वस्तु हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संसाधन बोलते हैं। तो भूमि भी क्या करती है, भूमि भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या बन गया, ये भी एक भू संसाधन बन गया है। अब इसमें क्या है कि भूमि है ना, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि भूमि वो संसाधन है जो प्रकृति के अंदर पाई जाती है, तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन हो गया। और ये क्या करता है, ये अनेक कार्य, इसके ऊपर अनेक कार्य किए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति का उगना, पेड़ पौधों का उगना इसी के ऊपर है ना। अनेक जीवों का है ना, अनेक जीवों का आवास यही है, जिसमें मनुष्य भी खुद शामिल है। वन्य जीव हो या मनुष्य, सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद अनेक प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी इसके ऊपर की जाती हैं। देखो कितने कार्य कर रहे हैं हम, सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, या तो हम ये देखें उद्योग लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी इसी के ऊपर हो रहा है। कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो भी इसी के ऊपर चल रहा है अपना, ठीक है। परिवहन है, परिवहन के साधनों का दौड़ना, सड़क निर्माण, रेल निर्माण, ये सारा कार्य हम किसके ऊपर कर रहे हैं, भूमि के ऊपर कर रहे हैं। तो भूमि एक संसाधन है और वो भी प्राकृतिक संसाधन है। अब यहाँ पर क्या है जानने वाली बात ये है, और आप लोगों को पता भी होगा कि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसकी लिमिट है। ये कोई रबड़ नहीं है कि इसको पकड़ करके हम खींच लेंगे और इसका प्रयोग फिर बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी एक लिमिट है भाई हमारे पास। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए इस संसाधन के बारे में इसको सोचना पड़ेगा, हमें इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। और दूसरा, योजनाबद्ध तरीके से हमें योजनाएं बना करके इसका प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब इस संसाधन को हम पूरी तरह से नष्ट कर चुके होंगे, भ्रष्ट कर चुके होंगे, ठीक है। ये संसाधन हमारे पास नहीं रहेगा। अब बात करें भूमि संसाधन की, आप लोगों को बताइए भूमि, तो कहता है कि भूमि जो है ना वो किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती है, भूमि का प्रयोग किस प्रकार होता है। ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, ये डिपेंड करती है उसकी आकृति पर, है ना। जैसी आकृति वैसा ही उसका प्रयोग। तो अगर हम देखें भारत में किस प्रकार की आकृति पाई जाती है, पर्वत है, पठार है और मैदान है, ठीक है। भारत में ये आकृतियां पाई जाती है भूमि की, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि अगर इनका देखें ना, हम हमारे पास जो भूमि है उसका कुल प्रतिशत देखें तो कहता है कि जो पर्वत है वो 30% है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर क्या है, पर्वत है। अब पर्वतों से काम क्या होता है, नदियां निकल रही हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जहां पर पर्यटन जो है ना बड़े क्षेत्र के ऊपर चल रहा है सॉरी, पर्यटन के लिए लोग वहां पर जाते हैं, पर्यटन में प्रयोग हो रहा है। और उसके बाद वहां पर वन भी पाए जाते हैं। और एक है ये पारिस्थितिक संतुलन को बना करके रखती है, पारिस्थितिक संतुलन इससे बना रहता है। पठार की बात करें तो पठार जो है हमारे इसका टोटल का 27%, 27% जो है वो क्या रहेगा भाई, वो पठार है। और पठारों से हमें क्या प्राप्त होता है, खनिज प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, ठीक है। इनसे हमें इसकी प्राप्ति होती है। वन भी है और साथ में मनुष्य का आवास भी है। मैदानी भागों की बात करें ना तो कुल का 43%, कुल क्षेत्रफल का 43% जो है वो मैदान है। अब इन मैदानों पर क्या होता है आप लोगों को पता ही है, आवास बहुत अधिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा तो यही इसका उपयोग होता है। उसके बाद कृषि कार्य हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है, परिवहन के कार्य, कितने कार्य हैं जो हम इसके ऊपर करते हैं। तो भूमि का प्रयोग जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी आकृति पर डिपेंड करता है। स्थल की आकृति कैसी है, पर्वत, पठार या मैदान, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं भारत में भू उपयोग।
भू उपयोग जानते हैं भाई कि भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये हमारा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके लिए मैंने अब एक पहले तैयार कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको शुरू करते हैं, ध्यान से देखना भाई। एक बार देखो, नजर आ रहा है? कंप्लीट 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 को देखो एक बार। देखो इसके अंदर क्या है, इसमें भूमि उपयोग लिख रखा है कि भूमि जो है किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती है। तो उसके अंदर देखें हम, तो सबसे पहले है वन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है वन भाई। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, हमने इसका वर्गीकरण कर रखा है बुक वालों ने। तीसरा है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, और नंबर 4 पर है प्रतिभूमि। नंबर 5 आ गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये भूमि उपयोग है कि हम भूमि का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले पर आते हैं हम, और सबसे पहला है अपना वन भाई। ठीक है, सबसे पहले आएगा वन। अब वन में क्या है, वन का मतलब होता है कि जहां पर पेड़ पौधे बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जहां पर पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, वो वन का क्षेत्र होता है। तो कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 22.57% भाग पर वन पाए जाते हैं भारत के अंदर। ठीक है, 22.57% ये वन क्षेत्र के अधीन हो गया। तो इस भूमि का उपयोग कहां पर करेंगे हम? कहता वन के लिए इसका उपयोग किया गया है। अब दूसरा करें तो दूसरा आता है अपना कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें देखो भाई, इसमें क्या है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो होता है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, बंजर अथवा कृषि योग्य भूमि, और दूसरा है इसका गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। अब इनमें क्या होता है, अनुपलब्ध भूमि, देखो कृषि के लिए अनुपलब्ध यानी कि जो कृषि कार्यों में शामिल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उस भूमि का जिक्र हो रहा है। और उस भूमि को दो हिस्सों में बांट दिया, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। ठीक है, वो इसके अंदर शामिल होता है। अब इसमें क्या है भाई, इसमें देखो ये क्या होता है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि क्या होता है? वो भूमि जो कई सालों से खाली पड़ी है, जिसके ऊपर कुछ उगाया नहीं जा रहा है। और इसमें कौन सी आएंगे? पहाड़ और मरुस्थल इसमें शामिल होता है। पहाड़ और मरुस्थल, क्योंकि वहां पर है ना कुछ भी नहीं उगा है, जो गहरे खड्ड बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, जहां पर पहाड़ है, मरुस्थल है, वो एक प्रकार से बंजर भूमि है। और भारत में उसका प्रतिशत कितना है? 6.29% इसका हिस्सा आता है भाई। ठीक है, अब बात करें गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। इसका मतलब क्या है कि जहां पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और भूमि जो है दूसरे कार्यों में प्रयोग में लाई जा रही है, उस भूमि को गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहा जाता है। जैसे हमने वहां पर इमारत बना ली, सड़क बना दी, उद्योग धंधे स्थापित कर लिए, स्कूल स्थापित कर लिया, कोई फैक्ट्री लगा दी। ठीक है, तो किसी दूसरे कार्य के अंदर भूमि का प्रयोग करना, लेकिन कृषि कार्यों में प्रयोग ना करके किसी दूसरे कार्यों में इसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है, जिसके अंदर प्रतिशत आता है 7.92% इसका हिस्सा है भाई। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरा आता है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिभूमि क्या होता है। प्रतिभूमि वो भूमि होती है जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है। मान लो जहाँ पर खेती हो रही है लेकिन वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, नमी और उपजाऊपन को बचाए रखने के लिए उस भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि उसके अंदर अपने आप नमी की मात्रा बरकरार हो जाए और उपजाऊपन बढ़ जाए। इसके लिए भूमि को खाली छोड़ दिया, उसे बोला जाता है प्रतिभूमि। तो कहता है प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो खाली छोड़ दी गई उस भूमि के अलावा वो कौन सी भूमि है जो कृषि अयोग्य है, जहाँ पर कृषि नहीं की जा रही है। ठीक है, तो उसमें आता सबसे पहले स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, दूसरा है विविध वृक्ष फसलें उपवनों के अधीन भूमि, और तीसरा है इसमें कृषि योग्य बंजर भूमि। अब इनके बारे में जानते हैं। इसमें देख लो क्या होता है। स्थायी चारागाह का मतलब यहाँ पर क्या, चारागाह का मतलब क्या होता है भाई? चारागाह का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, पशुओं को चराने के लिए जो क्षेत्र होता है प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, उसको बोलते हैं हम चारागाह। ठीक है, गोचर भूमि का मतलब ये होता है कि देखो प्रत्येक गांव के अंदर पहले जो गाय होती थी ना, उनके चरने के लिए भूमि जो है आरक्षित कर दी जाती थी, वो सरकारी भूमि होती है गोचर भूमि। तो उसके अधीन भारत में 3.45% क्षेत्र है जहां पर खेती भी नहीं हो रही है और ना ही गैर कृषि कार्यों में इसका प्रयोग हो रहा है। बस क्या हो रहा है, वहां पर चारागाह के लिए उसे खाली छोड़ दिया है। उसके अंदर घास और पेड़ पौधे उग जाते हैं जिसमें हम अपने पशुओं को चराते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो भाई, आगे कहता है विविध वृक्ष फसल और उपवन के अधीन। यहां पर क्या आता है, इसमें आता है बाग जैसे हो गए। बाग का मतलब जो पेड़ फलदार जो पौधे होते हैं ना भाई, फलदार पौधों को किसी क्षेत्र के अंदर उगाना, बड़े क्षेत्र के अंदर उगाना, और खास करके जिसके ऊपर निजी स्वामित्व हो, ठीक है, वो क्षेत्र इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, वो क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इसमें कहता है कि इस क्षेत्र को पेड़ पौधे तो उगाए गए, इसके अंदर फसलें तो उगाई गई है, लेकिन ये इसको हम खेती में शामिल नहीं करेंगे। और इसमें टोटल प्रतिशत कितना आता है, 1.10% इसमें शामिल होता है। आ गया होगा समझ में। एक बार दोबारा सुन लो। वो क्षेत्र जिसके अंदर फलों वाले पौधे बड़ी संख्या में लगा रखे हैं, जिसको हम बाग बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, लेकिन उसे कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। और उसका प्रतिशत कितना है, 1.10% इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब आता है तीसरा। इसका तीसरा क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि हम किसको बोलेंगे, देखो कृषि योग्य है लेकिन बंजर भूमि पड़ी है, खेती हो सकती है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर होगी तो वहां पर खेती की जा सकती है, लेकिन अभी बंजर पड़ी है। किसको बोलेंगे, जिस भूमि को 5 साल से अधिक कृषि नहीं की गई है। जिस भूमि को 5 साल से अधिक हो गया है समय और वो खाली पड़ी है, वहां पर खेती नहीं हो रही है, उस भूमि को हम क्या बोलेंगे, कृषि योग्य लेकिन बंजर भूमि बोलेंगे। और उसका कुल प्रतिशत कितना आता है, 4.41%, 4.41% इसमें शामिल होता है। कुल भूमि का इतना प्रतिशत हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। अब नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि की परिभाषा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वो भूमि जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है नमी और उपजाऊपन के लिए। अब इसमें आता है, पहला है वर्तमान प्रतिभूमि और दूसरा है पुरातन प्रतिभूमि। ये क्या होता है, देखो वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब होता है जिसको 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए। मान लो ये खेत है, इसके अंदर उपजाऊपन खत्म हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 साल या उससे कम। 1 साल में मतलब अगर हम 2 फसलें लेते हैं तो हमने क्या किया, एक फसल इसके अंदर नहीं ली लेकिन दूसरी फसल ले रहे हैं, या एक पूरा साल इसको हमने छोड़ दिया, फिर हमने इसके दूसरे साल में इसमें खेती करना शुरू कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। आगे बात समझ में, वर्तमान प्रतिभूमि। दूसरा क्या है, दूसरा है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि या फिर पुरातन प्रतिभूमि। इसको या तो ये बोल लो कि इसके अलावा जो भूमि बच गई, वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा जो भूमि बच गई, या फिर नाम रख दिया इसका पुरातन प्रतिभूमि। और वो क्या होता है, वो होता है इसको हमने कितने समय के लिए छोड़ा था, इसको हमने छोड़ा था 1 साल या उससे कम समय के लिए। यहां पर क्या है, जिस भूमि को 1 साल या 1 साल से अधिक और 5 साल से कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए। 1 साल से 5 साल के बीच के समय के लिए अगर खाली छोड़ दिया गया जो भूमि है ना, उसको हम बोलेंगे पुरातन प्रतिभूमि भाई। आगे बात समझ में। और ये प्रतिशत आता है 3.82%, ठीक है, और इसमें 7.03%। अब यहाँ पर ये पूछ ले कि 5 साल से अधिक अगर खाली छोड़ दिया जाए तो उस भूमि को हम क्या बोलेंगे, तो देखो यहाँ पर लिख रखा है हमने, कृषि योग्य बंजर भूमि बोलेंगे। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसको 5 साल से अधिक छोड़ दिया गया। ये वे क्षेत्र होते हैं जहां पर अगर टेक्नोलॉजी का अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जाए ना भाई, अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर खेती की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा, अच्छे उर्वरक, कीटनाशक, बीज, ठीक है, खाद, इनका अगर प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर खेती की जा सकती है, ठीक है, लेकिन खेती नहीं हो रही है सुविधाओं के अभाव में। अब बात करते हैं 5वां लास्ट, शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अधीन भारत में कितना क्षेत्र आता है उसके बारे में जान लेते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब पता है क्या होता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर फसल उगाना। मान लो ये खेत है और इस खेत के अंदर फसल उगाना और काटना, तो वो खेत किस में शामिल हो जाएगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल हो गया। आगे बात समझ में, शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब एक खेत, या मान लो ये बोलते हैं हमें कि 10 हेक्टेयर जमीन है और उसके अंदर हम क्या करें, लगातार फसल उगा रहे हैं और काट रहे हैं, ठीक है, तो 10 हेक्टेयर क्षेत्र क्या हो गया? शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया। आगे बात समझ में, फसल उगाई जा रही है और काटी जा रही है। अब ये यहाँ पर क्या कहता है कि एक होता है कुल बोया गया क्षेत्र, ये है शुद्ध बोया गया या निवल बोया गया क्षेत्र। एक होता है कुल बोया गया। कुल बोया गया में क्या शामिल होता है? इसमें कहता है यही खेत, इसको 1 साल में कितनी बार बोया गया है। मान लो 2 फसल ली गई है तो इसको कितनी बार काउंट करेंगे हम? इसको 2 में काउंट करेंगे भाई।
आगे बात समझ में। शुद्ध बोया गया में क्या है, सिर्फ वही क्षेत्र, यहां पर सिर्फ इतना काउंट किया गया है कि कितने बड़े क्षेत्र के ऊपर फसल उगाई गई और काटी गई। कुल में शामिल किया गया कि उसमें कितनी बार फसल उगाई गई और काटी गई। अब इसको सुन लो, एक बार ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। परिभाषा बनती है, मान लो किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, और हम 1 साल की बात करते हैं। उसने 1 साल में 10 हेक्टेयर भूमि को बोया, 10 हेक्टेयर भूमि को के ऊपर फसल उगाई और काट ली। लेकिन 10 हेक्टेयर भूमि के अंदर 5 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसके ऊपर उसने 1 साल में 2 फसल ली। 5 हेक्टेयर पर तो सिर्फ एक फसल ली है साल में एक, तो 5 फसलें ये हो गई। और यहाँ पर कहता है 5 हेक्टेयर के ऊपर 2 फसल ली है, यानी कि 10 फसलें हो गई, ठीक है। तो ये अंतर है इन दोनों में। कुल बोया गया में क्या कितना हो गया, यहाँ पर 10 फसलें ली गई है। और शुद्ध बोया गया में क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया है, उसने अपने 10 हेक्टेयर खेत को बोया है, बस। आगे बात समझ में। और कहता है कि अगर मान लो इनको शामिल कर दिया जाए, यहां पर कहता है देखो सकल कृषित क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र मतलब क्या होगा कि 10 और 5 को जोड़ दिया जाए, यानी कि कुल बोया गया और शुद्ध बोया गया को अगर जोड़ दिया जाए तो वो बनता है कुल कृषित क्षेत्र, यानी कि कितने बड़े क्षेत्र के ऊपर कितनी कृषि की गई है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भारत में इसका प्रतिशत कितना है, 43.41% भाग पर क्या है, ये खेती की जाती है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अधीन आता है, ठीक है। तो ये था भारत के अंदर भूमि उपयोग भाई।